हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 6 के बारे में और ये हमारा इस क्लास का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा छठा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, ये किस बारे में है? ये है हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया। तो ये हमारे देश के बारे में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, द लॉफ्टी हिमालयस। पश्चिम में अरब सागर, अरेबियन सी। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, तथा दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला के तटों पर लहराते हैं। तो मतलब ये भारत के चारों ओर की बता दिया कि भारत के चारों ओर क्या क्या पाया जाता है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अब जो प्रायद्वीप नाम आया है, इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। प्रायद्वीप होता क्या है? एक तो होता है द्वीप, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो देखिए, ये एक डाटा दिया गया है कि भारत का जो क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल है, वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक, गुजरात तक, इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमानी पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो ये तो देखिए, इतने प्रकार के यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती है। ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, मैदान, पठार, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत विभिन्नता है। आपको पता है हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। वही बात जो मैं बता रहा था कि अनेकता में एकता है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब तक तो शायद हम एक नंबर पे आ चुके होंगे जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल डाटा अभी आए नहीं है। नेक्स्ट, स्थिति, लोकेशन, सेटिंग, मतलब हम कहाँ स्थित हैं पृथ्वी के मैप पे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ये जो ये जो डॉट सी बनी हुई है, बिंदी सी बनी हुई है, ये तो होती है डिग्री, और ये जो एक कॉमा सा लगा हुआ है ना ऊपर, ये होता है मिनट का सिंबल। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। ऊ लिखा हुआ है तो उत्तरी, तय लिखा होता तो दक्षिणी, पू लिखा होता तो पूर्वी, पै लिखा होता तो पश्चिमी। तो इस प्रकार से कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, कहां से गुजरती है? लगभग मध्य भाग से। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। अब आप एक बात नोटिस की होगी आपने कि यहाँ दोनों में ही ऊ आ रहा है। तो क्या हमारा देश दोनों साइड में ही ऊ है? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे ऊ ही आएगा। अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में स्थित है। तो देशांतरों की साइड से पूछे तो हम पूर्वी देशांतर, और गोलार्ध के रूप में उस हिसाब से पूछे, अक्षांश में पूछे, तो हम उत्तरी अक्षांश में स्थित है, के बीच में स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी में पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? पूर्वी में ही होगी, क्योंकि यहाँ अगर पूर्वी और पश्चिमी पूछा है तो हम पूर्व की ओर ही आते हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। हम काफी बड़े क्षेत्र, मतलब हम काफी बड़ा क्षेत्र घेरते हैं दुनिया में,
तो उस हिसाब से हम कितने डिग्री तक कर लेते हैं, 29 डिग्री तक में फैले हुए हैं। हमारा देशांतरी जो विस्तार है वो 29 डिग्री तक में है, क्योंकि इनके बीच का अगर आप देखेंगे तो 29 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो दो छोर पर स्थित है स्थानों की स्थानीय समय भूतन इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतरी के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो देखिए, जैसे हम 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो जो 1 डिग्री पीछे है उससे जो आगे वाली जगह होगी उसमें 4 मिनट का अंतर होगा, मतलब दोनों के टाइम में। पश्चिमी गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि 29 डिग्री है। तो अब 1 डिग्री से 4 मिनट का हो रहा है, तो आप हिसाब लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 2 घंटे का फर्क आता है हमारे बीच में। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। पहले के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है कि क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का मानक यामोत्तर है वो कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय दर्शाता है। नेक्स्ट आता है भारत के पड़ोसी देश, इंडियाज नेबर्स। भारत के साथ 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। अब देखिए 7 देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से ये 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है, ये भारत का जो राजनीतिक मैप है वो भौतिक मैप था, तो उसमें सारी वो दिशाएं लंबाइयां वो दर्शाई गई हैं कि कहाँ से किससे जुड़ा हुआ है। ये राजनीतिक है, तो इसमें सारे के सारे राज्य और उनकी लाइनें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सीमा बनाते हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी। अब वो जो 7 देश आपको बताए थे वो आप देख के बताइएगा मानचित्र में कि कौन से देश ऐसे हैं, कमेंट कीजिएगा कि जिनके साथ हमारी समुद्र से सीमाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक स्ट्रेट जो मैंने आपको बताया था, तो वो ये इस तरीके का पाक है, ना कि पाकिस्तान वाला। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। पहले 7 थे, अब 8 हो चुके हैं। लद्दाख भी एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, जैसे पंजाब में पंजाबी बोलने वाले, गुजरात में गुजराती बोलने वाले, राजस्थान में राजस्थानी बोलने वाले। तो उसी प्रकार से जितने भी राज्य हैं उनका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन, फिजिकल डाइविजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। ऊपर पड़ा था। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। तो देखिए हमारे जो उत्तर में बर्फ से ढका हुआ जो हिमालय है वो हमारे लिए संतरी का काम करते हैं, जो दूसरे देशों से जो घुसपैठ होती है उसको भी रोकता है, आने वाली सर्द हवाओं को भी रोकता है। तो वो हमारे देश के लिए एक संतरी या बॉडीगार्ड का काम करता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय। अब उत्तर का मतलब है कि जो सबसे ऊपर की ओर पाई जाती है, मतलब जहां से भारत शुरू होता है वहां से सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है। अब विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो पहली हो गई वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल, और लास्ट में आ गई शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। इस प्रकार से ये विभाजन किया गया है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। अब हिमालय के दक्षिण में मतलब हिमालय के नीचे की साइड क्या आ जाता है, भारत का उत्तरी मैदान आ जाता है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। एलुवियल डिपोजिट्स। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं यहाँ पे समझाया गया। देखिए
ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जो एक पतली मिट्टी होती है जो नदी के साथ साथ नदी के तल में चलती रहती है, वो क्या कहलाती है? जलोढ़ निक्षेप कहलाती है। उससे ही हमारे ये जो मैदान बने हुए हैं, क्योंकि हिमालय से उतर के नदियां आती हैं, तो नदियां आती हैं तो अपने साथ वो मिट्टी भी लेके आती हैं, तो वो धीरे धीरे छोड़ती जाती हैं, तो बहुत लंबे टाइम के बाद में ये जगह मैदानों के रूप में निर्मित हो गई। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब आपको पता है, देखिए हिमालय पे तो जितने लोग रहते हैं उससे तो कई गुना ज्यादा लोग यूपी, उत्तराखंड, यहाँ राजस्थान, इधर इस एरिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैदानी भाग में बसे हुए हैं। आपको पता है कि पहाड़ों पे जीवन है वो थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वहां लोग रहने की बजाय मैदानी भाग में रहने का ज्यादा सोचते हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। भारत के पश्चिम का जो भाग आता है, जो राजस्थान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे जो भारत के हिस्से में आता है, वहां भारत का महामरुस्थल स्थित है। उत्तर मैदानों के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। अब उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जैसे सबसे ऊपर आ गया हिमालय, फिर उसके बीच में आ गए हमारे उत्तरी मैदान। अब इनके दक्षिण में क्या आते हैं? प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो राजस्थान में फैली हुई है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसी की श्रृंखलाएं, अरावली के साथ साथ विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है, तो नर्मदा तथा तापी या ताप्ती नदी, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती हैं। क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है तो पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। तो जो पश्चिमी घाट है इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। अब देखिए, जो एक समान होगा तो वहां पे पोर्ट्स ये भी कम होंगे, तो मतलब बहुत कम पोर्ट पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। लेकिन अगर टूटा फूटा है तट तो वहां पे अधिक पोर्ट मिलते हैं। तो पूर्वी घाट में अधिक तट हैं और पश्चिमी घाट में कम है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। अब देखिए, जहां पे पश्चिम घाट है उसके पश्चिम में, मतलब समुद्र के किनारे पे, तथा पूर्वी घाट के पूर्व में, यानी उसके भी समुद्र के किनारे पे तटीय मैदान स्थित हैं। जो तट के किनारे पे जो मैदान है वो तटीय मैदान होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान कोस्टल प्लेन्स जोड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर पश्चिम में जो अरब सागर है वो काफी अंदर तक दबा देता है उनको, तो वो संकरे हो गए, और जो हमारी जो बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है उधर वो जो मैदान है वो चौड़े हैं। ठीक है। अब आता है एक नाम आपने सुना होगा, परवाल द्वीप। ये रहा परवाल द्वीप। तो ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। परवाल को हम इंग्लिश में वो कोरल्स बोलते हैं। परवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल हैं जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तथा उनका कंकाल बच जाता है, अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो मतलब एक परवाल जो होते हैं वो एक तरीके के जीव होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो जो उनका कंकाल है वो मिलके एक द्वीप तक का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में एक के ऊपर ऐसे जुड़ते 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 एक स्थल जैसे भाग का निर्माण कर देते हैं समुद्र में। तो जो वो द्वीप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरल द्वीप बोलते हैं, या कोरल आइलैंड या परवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है। ये जो परवाल द्वीप होते हैं, ये जो पूर्वी दो तटीय मैदान है ये चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे उन नदियों के नाम दिए गए हैं। महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई तथा कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और ये पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज यहाँ और बताता हूँ। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है वे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब डेल्टा होता क्या है?
डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अब मुहाना क्या होता है? जहां से नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसको हम नदी का मुहाना बोलते हैं, तो वहां पे डेल्टा बनता है। ठीक है, देखिए अब सुंदरबन डेल्टा स्थित है तो ये कहाँ पे है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। अब देखिए ये बच्चों की कुछ कविताएं दी गई हैं, किताब में छपी हुई हैं, तो इनके बारे में तो अब हम और क्या बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट में आ जाता है कि भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। आपने नाम भी सुना होगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अब परवाल द्वीप को मैंने ऊपर क्यों समझाया? क्योंकि जो हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप तो है अरब सागर में जो भारत के पश्चिम में स्थित है, और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा बच्चों के लिए काम दिया गया है कि आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। ठीक है, अब सुनामी एक नाम आया तो ये सुनामी होती क्या है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो जब जैसे पृथ्वी पे भूकंप आता है तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती हैं, तो उसी प्रकार अगर समुद्र के तल में भूकंप आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो हर जगह समान ही है, तो वो वहां भूकंप आएगा तो वो क्या करेगा? वो जल में हलचल पैदा करेगा, तो उससे एक विशाल सागरीय तरंग उत्पन्न होगी, उससे पानी बहुत ऊपर तक उठेगा, और उस वो जो समुद्र में भूकंप आता है उसकी वजह से जो सागरीय तरंग आती है ना, वो सुनामी कहलाती है। और वो आपको पता ही है किस प्रकार की तबाही मचाती है। तो बस इसके साथ अपना चैप्टर खत्म होता है, और इसके साथ ही हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।